पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज वफाकी काबीना का एक इंतहाई अहम इजलास था जिसमें एक तो पेट्रोलियम कमीशन की रिपोर्ट उस पर भी बातचीत हुई और काफ़ी सवाल और जवाब हुए। कैबिनेट के कुलीग्स ने अपनी ही कुलीग्स से सवाल किए जिसमें कि उमर अयूब साहब और नदीम बाबर साहब थे और बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो कि वफाकी वजीर फैसल वाडा साहब ने पूछे, अली जैदी ने पूछे, दीगर वुज़रा ने पूछे, लेकिन हमारी इत्तलात ये कि कोई तसल्ली बख्श आगे से जवाब नहीं आया। चंद में तो सिर्फ खामोशी छाई रही थी, कोई जवाब नहीं था इनके पास। और जब ये सूरत हाल देखी तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, इमरान खान साहब ने एक मिनिस्ट्रियल कमेटी बना दी है कि वो रिकमेंड करेगी कि क्या एक्शंस लिए जाएँ और किसके खिलाफ एक्शंस लिए जाएँ। इस कमेटी में असद उमर साहब, शफकत महमूद साहब और डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा शामिल होंगे। अभी कितने अरसे में अपनी रिपोर्ट देगी वो तफसीलात अभी हमारे सामने नहीं आई, लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि ये रिपोर्ट में भी जो चीज़ें सामने आई, आज काबीना के इजलास में जो चीज़ें सामने आई, देयर वाज अ ग्रैंड मैसअप। और जब भी ये इस तरह का कोई मैसअप होता है तो ये सस्ता नहीं पड़ता, ये काफ़ी बिलियंस का पड़ता है। इस रिपोर्ट में जिसके के नाज़रीन नेक्शर्स और रिपोर्ट हमारे सामने इस वक्त मौजूद है और इसका क्रेडिट लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब कासिम खान साहब को जाता है, जिन्होंने इस केस का नोटिस लिया। फिर हुकूमत को डायरेक्शंस बाकायदा आई कि इस पर कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाया जाए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कंप्लाई किया, कोर्ट डायरेक्शन से कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाया और लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि इस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। ऑफिशियली अभी तक पब्लिक हुकूमत ने की है कि नहीं, ये हमें पता नहीं कि हुकूमती कौन सी वेबसाइट पर, लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि शायद वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब या दीगर वुज़रा जो है कंसर्न मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड पेट्रोलियम अपनी ही वेबसाइट पे इस रिपोर्ट को कोर्ट की डायरेक्शंस के मुताबिक पब्लिक करेंगे। कब करेंगे ये बहरहाल ऑफिशियली हमने देखना है। दूसरा अहम फैसला नाज़रीन आज जो काबीना में किया गया वो था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एडवाइजरी जुरिसडिक्शन को इस्तेमाल करते हुए एक वहाँ पे रेफरेंस फाइल किया जाएगा और ये इजाज़त ली जाएगी कि सेनेट के जो इंतखाबात हैं वो शो ऑफ हैंड्स के जरिए करवाए जाएं। और इस वक्त जो समरी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये नोट बाकायदा तौर पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब ने मूव किया कैबिनेट को और कैबिनेट ने इसकी मंजूरी भी दी और सुप्रीम कोर्ट में अब ये मामला जाएगा। ना सिर्फ ये जिसको कहा जाता है कि हुकूमत ने अपोजिशन को एक तरह का सरप्राइज भी देने की कोशिश की है और उस हवाले से सेनेट के इंतखाबात फरवरी में करवाने का ऐलान किया है कि फरवरी में हुकूमत सेनेट के इलेक्शन करवाना चाहती है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन क्या तैयारियां करेगा, शेड्यूल कैसे होगा, वो सारी बात की चीज़ें। लेकिन ये इंतहाई अहम डेवलपमेंट इस हवाले से भी है कि अपोजिशन ने 1 फरवरी को ऐलान करना था लॉन्ग मार्च का। 31 जनवरी तक उन्होंने तारीख और डेडलाइन दी थी हुकूमत को रिजाइन करने की, लेकिन हुकूमत ने नहले पे दैला मारा और कहा कि जी फरवरी में तो हम सेनेट के इलेक्शंस करवाएंगे। साथ ही नाज़रीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो की आज लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब से जेल में मुलाकात हुई और शायद वही बात हुई जो हमने आपको कल बताई थी। बिलावल साहब ने आके उस मीटिंग से बाहर क्या कहा और कल हमने आपको क्या बताया था वो भी आपको बताएंगे और उसकी फर्दर अगर टाइम मिला तो डायनेमिक्स और स्टोरी बताएंगे कि अगर कल हमने जो बात की वो आज सही साबित हुई तो इसके पीछे जो चीज़ थी वो क्या कहानी थी। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। मैं अपने पैनल का आपसे तारुफ करवा दूं। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर आबी वसाइल फैसल वाडा साहब। आज बहुत गरजे बरसे काबीना में हमारी इतलाती हैं इनसे, लेकिन बाद में जाके पूछेंगे कि इतना ये गुस्से में किस लिए है। क्या इन्हें ये फील हो रहा था कि अल्टीमेटली द बक स्टॉप्स एट द प्राइम मिनिस्टर और जो कुछ हो रहा है प्राइम मिनिस्टर को उस बस के नीचे धक्का दिया जा रहा है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी और पेट्रोलियम डिवीजन इस हवाले से कर रही थी। लेकिन नाज़रीन हमारे साथ इस वक्त साबिक अटॉर्नी जनरल जनाब अशतर औसाफ साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अशतर औसाफ साहब में प्रोग्राम में शिरकत करने का। आपसे राय लेना चाहते हैं ये वाला काम कि बाय शो ऑफ हैंड जो वोटिंग है, मियां नवाज शरीफ साहब ने भी कोशिश की थी 2015 में सेनेट इलेक्शन से पहले ये प्रपोजल आया था लेकिन वो हो नहीं सका था। क्या ये पॉसिबल है कि सीक्रेट बैलेट की बजाय शो ऑफ हैंड से हो जाए? और आज अटॉर्नी जनरल ने जो कैबिनेट के सामने मामला रखा, मैं एग्जैक्ट कोट अनकोट आपको बता देता हूं, फिर हमें समझा दीजिएगा कि अटॉर्नी जनरल साहब क्या कहना चाह रहे हैं। जो रेलिवेंट पैराग्राफ है वो कहते हैं कि आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान प्रोवाइड्स दैट ऑल इलेक्शंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन other than those of the Prime Minister and the Chief Ministers shall be held by secret ballot. In view of Article 226 of the Constitution, it has been assumed that the elections of the Senate is constitutionally required to be held through secret ballot, and unless the Constitution is amended
the election to the Senate cannot be held through open voting / show of hands. और साथ ही उन्होंने कहा there is another view which is that the election to the Senate is not an election under the Constitution. It is held in terms of the provisions of the Elections Act 2017. और इस हवाले से फिर उन्होंने एक दो रेफरेंसेस भी दिए और अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रहनुमाई मांगी है। क्या कहना चाह रहे हैं अटॉर्नी जनरल साहब, और काबीना ने आज जो इजाजत दी है उसका क्या मतलब है? हाँ, ये तो कोई अभाव वाली बात नहीं है। जो कि आईन में लिखे हैं इलेक्शंस सीक्रेट बैलेट से, वो तो जनरल इलेक्शंस हैं और दूसरे इलेक्शंस हैं। सेनेट का अंदर जो इलेक्शंस हैं वो उसके अंदर नहीं आते। और मेरी राय में तो इसके अंदर सिर्फ इलेक्शन एक्ट के अंदर ही तरमीम से काम हो जाना चाहिए, और ये बहुत खुशाइन बात होगी। इससे जो हॉर्स ट्रेडिंग और ये सब जो बातें होती हैं और जो पैसे चलते हैं और ये सब कुछ होता है, उसका खात्मा हो जाएगा। और ये सेनेट के इलेक्शंस जो हैं वो वैसे इलेक्शंस नहीं है कि जो जनरल इलेक्शंस या ये उसी तरह है जिस तरह आपके बल्दियाती इलेक्शंस। और सुप्रीम कोर्ट में मेरा शायद कुछ साल पहले कोई ऐसा भी बात आई थी कि जो बल्दियाती इलेक्शंस के अंदर जो चेयरमैन का और डिप्टी, जी बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, उसी का हवाला दिया हाई कोर्ट ऑफ सिंध इन द केस ऑफ एमकेएम वर्सेस प्रोविंस ऑफ सिंध PLD 2017 सिंध 169। और साथ ही बलूचिस्तान हाई कोर्ट का भी अताउल्लाह वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिपोर्टेड एज PLD 2014 बलूचिस्तान, PLD 2014 और बलूचिस्तान 206 held that the elections to the local government are the elections under Article 226 of the Constitution and must be held by secret ballot. However, subsequently on an appeal from the judgment of High Court of Sindh, a bench of the Supreme Court of Pakistan comprising of 3 honorable judges has held that local government elections can be held through secret ballot or through show of hands and the choice is left to the legislature. जी अशरफ साहब बिल्कुल ऐसे ही अल्फाज में समझाएंगे? आपने वो अल्फाज मुझसे ले लिए। मुझे जजमेंट्स के हवाले तो याद नहीं थे, लेकिन आपके पास वो मौजूद है तो बहुत ही अच्छी बात है। आप हमेशा मेहनत से काम करते हैं और काबिल तहसीन बात है कि ये सीरियस मामलात को सीरियस ही तरीके से होना चाहिए। जहाँ तक ये किसी कोर्ट में जाने की बात है, मेरा ख्याल है जरूरत नहीं है इसकी। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये लेजिस्लेचर का काम है कि लेजिस्लेचर क्या चाहती है, तो इट इज द पीपल, बिकॉज इट्स अ पॉलिटिकल क्वेश्चन। और पॉलिटिकल क्वेश्चन जो हैं उनके आंसर्स पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे ही होने चाहिए। सो मैं समझता हूँ कि खुशाइन बात है, बहुत अच्छी बात है, और ये एक ऐसी चीज है जिसको हमें जरूर अडॉप्ट करना चाहिए। राइट। अशरफ साहब, क्या लीगली कानूनी तौर पे हुकूमत के लिए अब रास्ता साफ है, शो ऑफ हैंड से और फरवरी में इलेक्शंस करवा सकती है सेनेट की हुकूमत? नहीं, फरवरी वाली बात मुझे नहीं समझ आ रही। हुकूमत कहाँ से इलेक्शन कराने लगी? ये इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं, और इलेक्शन कमीशन ही ने तयन करना है इन बातों का कि कब इलेक्शन होंगे। क्या हुकूमत अब इलेक्शन कमीशन को भी डिक्टेशन देगी? अगर वो इस सोच में है तो शायद वो गलत है। और दूसरी बात ये कि कोई वजह और कोई अमर नहीं है जिसकी वजह से आप जिन लोगों की टर्म मार्च में खत्म हो रही है उसको आप कर्टेल करके फरवरी में कर दें, ऐसा नहीं है। और याद रखें कि नेशनल असेंबली को तो आप तहलील कर सकते हैं, लेकिन सेनेट को नहीं। तो नेशनल असेंबली में जब तहलील हो जाए तो उसके इलेक्शन टर्म खत्म होने से पहले हो सकते हैं, सेनेट में ऐसा नहीं है। राइट। अशरफ साहब, तो आपके ओपिनियन के मुताबिक शो ऑफ हैंड्स इज अ पॉसिबिलिटी, लेकिन फरवरी में इलेक्शंस जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ने करवाने और उसमें लीगल चैलेंजेस हो सकते हैं। 100% हुकूमत को ये बात शायद करनी भी नहीं चाहिए थी। राइट। बहुत शुक्रिया साबिक अटॉर्नी जनरल अशरफ साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का और अपने वैल्यूबल व्यूज से हमें आगाह करने का। मिनिस्टर साहब, आज काबीना में ये फैसला हुआ, तो फरवरी में ये क्या फैसला हुआ कि फरवरी में क्यों करवाना चाहते हैं? और साबिक अटॉर्नी जनरल साहब को आपने सुना, देयर आर लीगल चैलेंजेस टू इट एज वेल, और ये काम भी इलेक्शन कमीशन के, आप कैसे कर सकते हैं? शुक्रिया अशरफ साहब, जो हमने वहाँ सुना, जो इफ आई एम करेक्ट, इलेक्शन एक्ट के अंदर ये प्रोविजन है कि आप 1 महीना पहले करा सकते हैं। तो मुझे नहीं पता कि अटॉर्नी जनरल जो थे वो
किस पैराए में बात कर रहे थे, बिकॉज यहाँ बहुत सारी पोजीशंस पे बहुत सारे लोग बहुत सारी तरीके से आ जाते हैं। सो मुझे नहीं पता इसकी रेलेवेंस क्या है, लेकिन जो मैंने सुना उसके अंदर एक्ट है इलेक्शन के अंदर, वो कौन सा एक्ट है, उसका क्या क्लॉज नंबर है, इलेक्शन एक्ट 2017 जिसका कि हवाला गालिबन दिया जा रहा है, उसके तहत हमें ब्रीफ किया गया और हम 1 महीना पहले करा सकते हैं। ये हमें इलेक्शन एक्ट बताता है और इजाजत देता है। अब उसकी ये हुकूमत डिसाइड करेगी या कि इलेक्शन कमीशन, और ये सवाल अशरफ साहब ने उठाया अभी। अशरफ साहब देखिए, जितनी बात हुई वो ये बात हुई कि हम 1 महीना करा सकते हैं पहले इलेक्शन एक्ट के तहत। वो इलेक्शन एक्ट का तहत गवर्नमेंट अपनी रिक्वेस्ट देती है, मुझे तो उसका टर्म नहीं पता कानूनी तौर पे क्या होगा, इलेक्शन कमीशन उसको कैसे करेगा, बट करा जरूर सकते हैं। ये मुझे बहुत क्लियरली याद है कि किसी इलेक्शन एक्ट के तहत आप करा सकते हैं, नंबर 1। चले नहीं, कुछ भी कर सकती है। देखिए नहीं, हुकूमत की बात नहीं, मैं तो एक्ट की बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज ये अरशद साहब के देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पैराए में देखने की वाली ये कि एक वाहिद वजीर आजम इमरान खान साहब जो शो ऑफ हैंड यानी कि बता के किसने क्या वोट दिया ताकि खरीदो फरोख का बाजार खत्म हो, जबकि एज गवर्नमेंट, एज सिटिंग गवर्नमेंट हमें सूट नहीं करता, किसी भी गवर्नमेंट को सूट नहीं करता, क्योंकि इसमें आप खरीदो फरोख करके बहुत सारी चीजें अपनी तरफ कर लेते हैं। लेकिन ये वाहिद ईमानदार आदमी है जो ये कहता है कि खरीदो फरोख से बेहतर है कि मेरे पास कम सीटें हों लेकिन जेन्युइन और जायज और हलाल सीटें हों। अच्छा, 2015 में गालिबन फरवरी में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और नवाज शरीफ साहब ने भी शो ऑफ हैंड्स की बात की थी, उस वक्त इमरान खान साहब वो क्या अपोजिशन में थे, उन्होंने भी ये सपोर्ट किया था, लेकिन लीगल क्वेश्चंस की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो सका था। अब आप जब सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में जा रहे हैं, और अशरफ साहब का भी आपने ओपिनियन सुना है, अटॉर्नी जनरल ने भी कैबिनेट को इस हवाले से ब्रीफ किया, तो शो ऑफ हैंड्स के लिए एक सीधा का आइन में तरमीम क्यों नहीं कर लेते आप लोग? वो पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है? 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इस चोर डाकू फरेबी एनोर ज़दा जो अपोजिशन, आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ईमानदारी की बुनियाद पाकिस्तान में रखने दें, जो हमेशा बेनिफिशरी रहे हैं बेईमानी के तौर पर खरीदो फरोख करके व्हीलिंग डीलिंग करके आए, चाहे वो विद इन पाकिस्तान हो या आउटसाइड पाकिस्तान हो या बैरून मुल्क लोगों से साजिशें करके पैसे लेके खा के आते हो। एक हिस्ट्री है, तो पाकिस्तान को सही सिमत में लाने के लिए ये अपोजिशन ठीक काम करने देगी? ये तो अरशद साहब आपकी बात ही इटसेल्फ एक मजाक है मेरे लिए सुनना कि इस अपोजिशन से आप पाकिस्तान की बका और तरक्की की बात कर सकें। दिस इज इम्पॉसिबल। सर, मैं अक्सर कॉमेडी करता रहता हूं, तो आपको पता ही, चलें इसे भी कॉमेडी के तौर पे लीजिएगा। आज बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि 2 साल हो गए आपकी अकमल के सुनाई देते हैं कि जनाब 2 साल से आप अकाउंटेबिलिटी के नाम पे मजाक किए जा रहे हैं और किसी को आज तक कन्विक्ट नहीं करवा सके। ये भी एक कॉमेडी है एहतसाब के नाम पे जो कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन ने। आइए देखते हैं। 2 साल से ज्यादा हो चुका है, एक कन्विक्शन नहीं कर सका। ये झूठा आदमी झूठ बोल रहा है, चोर चोर, करप्शन करप्शन का रट तो लगाता है, एक कन्विक्शन नहीं निकाल सकता है। और जो अपने लोग हैं जो इस वक्त करप्शन कर रहे हैं, चले आपने माजी का करप्शन पकड़ना है जरूर पकड़े, लेकिन आपने इस वक्त जो करप्शन हो रहा है उसको रोकना है। और उस करप्शन को क्या रोकने तो दूर की बात, वो फैसिलिटेट कर रहा है। जो BRT का मंसूबा है, उनके बसेस भी चल रहे हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। फॉरेन फंडिंग केस चल रहा है, चीनी चोर को पकड़ा गया, चीनी चोर के खिलाफ कुछ किया नहीं किया। आटा चोर जो स्कैंडल था उनके लिए कुछ नहीं किया गया। के इलेक्ट्रिक कराची के अवाम के खून चूसता है। जब उस इमरान का अपना FIA ने कहा कि उन्होंने करप्शन की है, जब दुनिया बैरून मुल्क ने उनको पकड़ा तो इमरान खान उनको बचाने में लगा हुआ है। जी मिनिस्टर साहब, आपने सुना एहतसाब, तो ये सुन के लगता है कि खुद एक कॉमेडी नहीं बन गया, और एक तरफा एहतसाब वो भी एक कॉमेडी नहीं है जो मिसाल दी जा रही थी। देखिए अरशद साहब, जो आपने क्लिप दिखाया उसके तहत तो मेरे ख्याल से जो लीडर साहब हैं वो ये फरमा रहे हैं कि शायद इमरान खान साहब भी, पुलिस वाले भी वही हैं, पकड़ दकड़ करने वाले इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी वही हैं, और जज भी वही हैं, और सजा सुनाने वाले भी वही हैं, और जल्लाद भी वही हैं। तो ये तो कॉमेडी चलती रही पाकिस्तान में पिछले 65 साल से, वो कॉमेडी का इख्तिताम अब हुआ है। और जब इख्तिताम हुआ है तो इमरान खान साहब को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना जल्लाद बनने की ज़रूरत है, ना वारंट पे साइन करने की ज़रूरत है। आपने देखा कि सियासी लवारिस जो हैं वो एक PDM के प्लेटफॉर्म पर आगे खड़े हो गए, और एक जो आया होती है, या अंग्रेज़ी में उसको नैनी कहते हैं, जो बच्चे संभालने वाली हम आया रखते हैं घर के अंदर, जो हमारे बच्चों को खाना वाना खिला के पिलाती है, वो आपने मौलाना डीजल को रख ली है। वो आया का रोल अदा कर रहे हैं और किरदार अदा कर रहे हैं। ना उनके पास डीजल की पर्ची रही है, ना रेजिग्नेशन की पर्ची रही है। पहले 15 नवंबर था हमारे जाने का वक्त, फिर दिसंबर 31 आ गया, फिर जनवरी आ गया, फरवरी आ गया, साल बताना वो भूल गए। वो 23 है या जो इनके हालात लग रहे हैं वो 24 कर देंगे, हमें नहीं पता। वो डीजल से याद आया, क्या
अब कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की गिरफ्तारी भी ऑन द कार्ड्स है? अरशद साहब देखिए, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि क्योंकि मैं काफ़ी सालों से आपके शो पे आ रहा हूँ, तो मैं आपसे पूछूंगा आपकी इनकम का जरिया क्या है, तो आप मुझे बताएंगे। मैं एंकर हूँ, मैं क्योंकि आपके वो तो आप निकाल के रखते हैं, हर वक्त सामने होती है, पिछली हुकूमत भी निकाल के रखती है, आप लोगों ने भी निकाल के रखा कि जी निकालो। मैं आपके वालिद के कारोबार का पूछूंगा तो मैं उनकी सर्विसेज का पूरे पाकिस्तान को पता है, मैं उनके वालिद का पूछूंगा तो वो भी हमें सबको पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं कि भूखे नंगे लोग जिनके पास कपड़े भी पहनने को नहीं थे, वो बगैर कारोबार बगैर नौकरी के आज अरब और खरबपति कैसे बन गए, ये सवाल करने वाला है। उसमें मौलाना डीजल आते हैं, उसमें मेजॉरिटी ऑफ जो पॉलिटिशियंस आते हैं असेंबली के अंदर। डीजल का हवाला इसलिए दिया था कि डीजल की आज आपने प्राइसेस इंक्रीज किए, आपने हवाला दिया था। मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब पे सीरियसली सवाल कर रहा हूँ कि उनका अरेस्ट ऑन द कार्ड्स है? देखिए जी, उनके फ्रंटमैन, सबसे पहला सवाल आपका ये होना चाहिए कि मौलाना साहब का कारोबार किया, मौलाना साहब नौकरी क्या करते हैं, मौलाना साहब का पैसा कहाँ से आया, मौलाना साहब इतनी बड़ी जायदादें अरबों रुपए की कैसे बना गए, मौलाना साहब के वालिद क्या करते थे, उनके वालिद क्या करते थे। जब वहाँ वो सवाल आप करेंगे अवाम के सामने तो क्वेश्चन आएगा जी इनका कोई कारोबार होगा, कोई रेडी होगी, कोई ठेला होगा, कोई तो चीज़ होगी, मूंगफली बेचते होंगे, बादाम बेचते होंगे, साइकिल ठीक करते होंगे, कुछ तो करते होंगे। वो कुछ करते भी अगर 40-45 साल में तो शायद हम मान लेते कोई ठिया होता, लेकिन बगैर नौकरी और बगैर कारोबार के इतने हो गए। जो फ्रंटमैन के नाम आए जिससे बेबस और फड़फड़ा रहे हैं सारे के सारे, इन सबको पता है इनके केसेस बनते गए जहां पे इनके फ्रंटमैन पकड़े गए हैं। और यही नए पाकिस्तान की शुरुआत हुई जो हमने कर दी, और आप बुखलाट देख रहे हैं। और आपने जो सियासी गढ़ था लाहौर में, अच्छा, इनको उस तो गढ़ के अंदर आपने इनकी सियासत को गढ़ते हुए भी देखा है, गाड़ते हुए भी लाहौर को देखा है कि उन्होंने इनकी सियासत भी गाड़ दी। इनकी अपने बयानी में इनके अंदर कोई सुनने को तैयार नहीं। अब एक घंटा वो बताती रहती हैं, उनको मैं दीवानी कहूँ, सुपर मॉडल कहूँ, सुपर एक्ट्रेस कहूँ, सुपर पॉलिटिशियन कहूँ, क्या कहूँ, मुझे तो समझ नहीं आता मैं उनको किस नाम से मेरी उनको मुखातिब करूँ कि वो कह रही है उनको आगे का तो नहीं पता, लेकिन पीछे जितना रास्ता वो उनको पता था। और उसमें एक राव नामी आदमी को भी वो करोड़ों के मजमे में पहचान गई और एक घंटे की एक्सप्लेनेशन दे रहे। तो ये मजाक तो रैप अप हो गया। अब पीडीएम, और दूसरी बात आज पीपल्स पार्टी के क्वार्टर से आई कि एटम बॉम्ब होगा हमारा रेजिग्नेशन। मैं एटम बॉम्ब वो भी सुनवाता हूँ, लेकिन नाज़रीन पहले आपको ये बताते चलें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के मुबैना तौर पे जो 2 फ्रंटमैन हैं, क्या खैबर पख्तूनख्वा नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने उनके हवाले से अरेस्ट वारंट की चेयरमैन नैब से इस्तदा की है। और इसमें अगर अदील साहब आपको ये डॉक्यूमेंट दिखा सकें तो इसमें जो 2 साहिबान हैं जिनको के नोटिस इशू किया गया, एक नूर असगर खान है जो कि साहबजादे गुल असगर खान के, और गुल असगर खान है नमर खान के। टोटल 9000 कनाल ज़मीन है। इसके ज़रा इन दोनों साहिबान से पूछे गए और नैब के मुताबिक नैब का इस हवाले से कहना यह है कि एलिजिडली ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के फ्रंटमैन है। 2 दफ़ा इन्हें नैब नोटिस जारी कर चुकी है दोनों साहिबान को, लेकिन ये नैब के सामने पेश नहीं हुए। और अब उन्होंने तीसरी दफ़ा क्योंकि ये पेश नहीं हो रहे तो चेयरमैन नैब से कहा कि अरेस्ट वारंट दे दें। तो 2 दफ़ा ना पेश होने पे तो अरेस्ट वारंट चेयरमैन नैब साहब कार्रवाई करते हैं। एक और लेटर नाज़रीन मेरे पास नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो कराची सिंध का है, जिसमें कि 23 नवंबर का ये लेटर है, जिससे पता लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म के एडवाइज़र ऑन फाइनेंस हफीज़ शेख साहब को भी 2 दफ़ा नैब बुला चुकी है। तीसरी दफ़ा उन्हें 1 दिसंबर को बुलाया था। तीसरी दफ़ा भी हफीज़ शेख साहब पेश नहीं हुए नैब के सामने, और जब पेशी की बात आई थी तो उस वक्त उन्हें एडवाइज़र और मिनिस्ट्रियल ओथ दे दिया गया, लेकिन पेशी उनकी वहाँ पे नहीं हुआ। मामला क्या है यहाँ पे? अदील राय साहब यकीनन आपको ये ख़त भी नहीं दिखाना चाहेंगे, और इसमें 11.125 मिलियन US का मामला है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके लिए ये अमाउंट दिया गया, और नैब तहकीकात कर रही है कि ये 11.125 मिलियन मैसेज एजिलिटी को दिए गए ऑन अकाउंट ऑफ एक्सेस फी अंडर द प्रोविजंस ऑफ जो कार्रवाई हो रही है। तो ये किधर लगा सॉफ्टवेयर, ये किधर एग्जीक्यूशन हुई, लेकिन 11.125 मिलियन US दे दिए गए। और हफीज शेख साहब को सवाल जवाब के लिए बुला रहे हैं, वो इस हवाले से जा ही नहीं रहे। अब ये एहतसाब का कौन सा म्यार है? क्या वजह है कि एक तरफ अरेस्ट वारंट्स नैब निकाल देती है और अपोजिशन यही सवाल उठा रही है कि यकतरफा एहतसाब चल रहा है और ये अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, लेकिन इस हुकूमत में एडवाइजर्स और SAPM ऐसे हैं कि उनका एहतसाब शायद मुमकिन नहीं है। और अभी भी ये तो माजी की उनकी कार्रवाई है हफीज शेख साहब की, जिसका अभी तक वो जवाब नहीं दे रहे। इस हुकूमत में जो कुछ वो गुल खिलाएंगे उसका खमियाजा कौन भुगतेगा? पिछली हुकूमतों के वज़ीर आज़म ने भुगते, मिनिस्टर्स ने भुगते। ये तो आते हैं बैग उठा के, जैसे पार्लियामेंट में शायद खाकान अब्बासी ने कहा, दीगर लोगों ने कहा कि अंडरटेकर्स की तरह आते हैं और फिर बैग उठा के यहाँ से चले जाते हैं। इनके तो यहाँ पे स्टेक्स ही नहीं है इस हवाले से, और अभी भी जो कुछ कार्रवाइयाँ डाल रहे हैं वो ये हुकूमत खमियाजा भुगतेगी, क्योंकि द बक स्टॉप्स एट द
टॉप एट द प्राइम मिनिस्टर। और ये सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट्स में कह चुकी है। और इस हुकूमत के ऐसे पीएम और एडवाइजर वजीर आजम साहब, जिनकी के नीयत पे कम अज कम जितने उन्होंने इंक्वायरी कमीशन बनाए हैं उससे शक नहीं जाता। वो चाहते हैं सिस्टम रिफॉर्म हो, लेकिन जब अरबों के मामलात आते हैं कि अरबों रुपए इधर से उधर हो गए, फायदे दिए गए, कैसे दिए गए, कौन लोग बैठे हैं, तो फिर सवाल यकीनन उठता है कि हो क्या रहे। तफसील से नाज़रीन बात करेंगे पेट्रोलियम कमीशन की इस रिपोर्ट पे। काबीना में आज क्या कार्रवाई हुई, फैसल वाडा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये किस बात पे आज इंतहाई गुस्से में आए, साथ कुछ दीगर बल्कि बिलावल भुट्टो की जो बात हुई शहबाज शरीफ साहब से, और हमने आपको कल बात क्या बताया था, आज कंफर्म कैसे किया बिलावल ने, और इसकी बैकग्राउंड कहानी क्या है, एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो साहब शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करने जेल में गए, और हमने कल ही आपको इस मुलाकात के हवाले से बताया था, और ये भी आपको बताया था कि वहाँ पे जो बात होगी लफ्ज़ों पे गौर कीजिएगा। शहबाज शरीफ साहब ग्रैंड नेशनल डायलॉग का जिक्र करेंगे और बताएंगे बिलावल साहब को। और बिलावल साहब आज गए तो ताज़ियत के लिए थे, और उन्होंने ताज़ियत भी की शहबाज शरीफ साहब की वालदा की। और ग्रैंड नेशनल डायलॉग जो हमने आपको कल बताया था किन अल्फाज में, आइए देखते हैं। बिलावल भुट्टो साहब शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करने जेल में जा रहे हैं, उनके साथ शहरी रहमान साहिबा होंगी, कमर जमान कायरा होंगे। तो ये शहबाज शरीफ साहब से आज कहा तो उन्होंने कि वो बिल्कुल उनकी जो वालदा मोहतरमा है उसकी वफात के हवाले से ताज़ियत करने जा रहे हैं। तो वहाँ पे भी क्या कोई सियासी मामला डिस्कस होंगे, क्योंकि जब रायवंड में गए थे बिलावल भुट्टो साहब तो मरियम बीबी से जब उन्होंने उनकी दादी की ताज़ियत की तो वहाँ पे सियासी मामला भी डिस्कस हुए। तो ये किसने बिलावल भुट्टो साहब को कहा कि जी जाए ज़रा शहबाज शरीफ साहब से भी पूछ लें कि आखिर इतने बड़े बड़े ऐलानात जो मरियम नवाज साहिबा कर रही हैं, नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, आप और हमजा भी क्या उसी के साथ हैं? क्योंकि आपकी तरफ से आवाज़ें आती हैं नेशनल डायलॉग की, नेशनल डायलॉग की, क्योंकि आपकी तरफ से आवाज़ें आती हैं नेशनल डायलॉग की, नेशनल डायलॉग की। मरियम बीबी और नवाज शरीफ साहब एहतजाजी सियासत लेके चल रहे हैं। तो बिलावल साहब के वो खैर खा कौन थे जिन्होंने उन्हें मशवरा दिया? एक तो उनके पार्टी के लोग थे, और उनके सबसे बड़े खैर खा उनके अपने वालिद साहब आसिफ अली जरदारी साहब हैं। और हमारी इतलात तो यही है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था बेटा ज़रा जाके आप इतना आगे जो जा रहे हैं जाके ज़रा ये भी देख लेंगे लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब किस मूड में और वो क्या बातें कर रहे हैं इस्तीफों के लिए, वो भी तैयार होंगे या नहीं होंगे। आप जितना जज्बाती होके इतना रायवंड आपके इतने ज़्यादा चक्कर भी लग रहे हैं और आप बार बार आके तकरीरें भी कर रहे हैं। तो शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद बिलावल साहब ने बिल्कुल यही बात की कि शहबाज शरीफ साहब तो बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन बात ही ग्रैंड नेशनल डायलॉग की कर रहे हैं। आइए देखते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने अपना पहला तकरीर में कहा था कि आप नेशनल चार्टर पे काम करें, इकोनॉमी पे काम करें, मिलके काम करें। अपोजिशन ने जब भी ये बात किया है तो हुकूमत ने इनकार किया है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग, और ये वही वाला चूरन है कि जो 2006 में जनरल मुशर्रफ को बेचा जाना शुरू हुआ था, जिसमें इंटरनेशनल कुव्वतें भी शामिल थीं कि जी बातचीत करें, रिकॉन्सिलिएशन करें। और फिर हमने देखा कि बिलाखिर एक नेशनल रिकॉन्सिलिएशन और ऑर्डिनेंस आ गया था। आजकल भी क्या बात हो रही है, ग्रैंड नेशनल डायलॉग करें। और ग्रैंड नेशनल डायलॉग में क्या करेगी हुकूमत? ग्रैंड नेशनल डायलॉग में हुकूमत को कहा जा रहा है कि आप बैठ के बातचीत करें अपोजिशन के साथ। मिनिस्टर साहब क्या ऐसा ही है? और आज की जो मुलाकात की बिलावल भुट्टो साहब ने, उसके बाद जो इस्तीफों की डेडलाइन थी वो ज़्यादा ख़तरनाक हो गई। वो अब कहते हैं, बल्कि सुन लें उन्हीं के अल्फाज में, कि ये एटम बम की तरह इस्तीफे हैं, एटम बम वाली ऑप्शन है पीपल्स पार्टी के पास। क्या कहा, आइए देखते हैं। इस्तीफे हमारा एटम बम है, और हम एटम बम का जो इस्तेमाल है, जो उसका स्ट्रैटेजी है, वो मिलके पीडीएम बनाए। जी मिनिस्टर साहब, एक पाकिस्तानी मूवी थी हसीना एटम बम, ये अब हो गया इस्तीफा एटम बम। तैयार हैं आप इसके लिए? देखिए अर्शद साहब, मेरे ख्याल से आपने बिलावल साहब की तकरीर को या स्टेटमेंट को बहुत सीरियसली नहीं सुना और ना समझा। उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त पाकिस्तान के इंटरेस्ट में बात की और तरीके इंसाफ के इंटरेस्ट में बात की है। 1945 के बाद तो कोई एटम बम लगा नहीं है, ना फेंका गया है। तो एटम बम तो सारी मुल्कों ने सिर्फ दिखाने के लिए रखा हुआ है। तो वो जो इस्तीफे हैं वो दिखाने के लिए बोल रहे हैं, इसका मतलब है वो कभी चलाएंगे नहीं। इसका मकसद ये था। दूसरा ये कि उनकी वहाँ कुछ 3 सीटें सूबे में खाली हो चुकी हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा है कि उसके लिए जल्द से जल्द डेट दें इलेक्शन करने की। तो जहाँ इस्तीफों की बात हो रही हो वहाँ वो इलेक्शन कराने की बातें कर रहे हैं, और एटम बम के बाद वो बता रहे हैं कि हम दिखा रहे हैं लेकिन मारेंगे नहीं, क्योंकि 1945 के बाद ऐसी कोई हिस्ट्री हमारे पास है नहीं जिसमें हमने देखा हो। तो वो बड़े क्लियर हेडेड हैं। और देखिए, हमारे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो हैं वो बिलावल हैं,
हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और जो हमारी लास्ट बैट्समैन है सुपर मॉडल और एक्ट्रेस मरियम, ऐसा मिनिस्टर साहब पॉलिटिकल लीडर हैं, इस तरह के अल्फाज अच्छे नहीं रहते ना, फिर वो आपकी लीडरशिप के बारे में अल्फाज इस्तेमाल होंगे, वो आप लोगों को अच्छे नहीं लगेंगे। बात है, क्या मॉडलिंग बुरी बात है? मॉडलिंग बुरी बात नहीं है, पॉलिटिशियन है, उनका स्टेटस है पॉलिटिशियन का। मुझे बताया, अगर मैं एक पॉलिटिकल लीडर के घर पैदा हो जाऊं तो मेरे बाप का राज है। अच्छा चलें आगे चलते हैं, इस पे आगे ठीक है। तो वो जो हमारी आखिरी बैट्समैन है मरियम नवाज, आपने कभी सवाल नहीं किया, मरियम सफदर सॉरी, आपने कभी सवाल नहीं किया एज अ ब्रिलियंट एंकर कि आप लोग क्यों नहीं जा रहे चैलेंज करने कोर्ट के अंदर के उनकी बेल तिमादारी के लिए थी, उसको खत्म किया जाए। हम इसलिए नहीं चाह रहे कि हमें एक ऐसा बैट्समैन मिल गया जो हमारा सालों का काम घंटों में करके दे रहा है, तबाही बर्बादी, एक्सपोज, अपने वालिद को, अपना तमाशा, अपने नैरेटिव का तमाशा, फौज के बयानी का तमाशा, ऐसे फ्लॉप जलसे और सब चीजें कर रही है। ग्रैंड नेशनल डायलॉग शहबाज शरीफ साहब भी बात कर रहे हैं, आज बिलावल साहब ने भी ग्रैंड नेशनल डायलॉग, वही अल्फाज रिपीट हुए। तो हुकूमत ये ग्रैंड नेशनल डायलॉग, ये वही मंजन है, आपको तो याद होगा जो जनरल मुशर्रफ को बेचा गया था और उसके बाद जो जनरल मुशर्रफ का हाल हुआ वो हम सबके सामने ही है। तो ये हुकूमत को भी यही कहा जा रहा है, ग्रैंड नेशनल डायलॉग कोई ट्रैप प्ले किया जा रहा है ग्रैंड नेशनल डायलॉग के नाम पे इमरान खान साहब के लिए। अच्छा साहब, कल जब आया उर्फ नैनी मौलाना डीजल की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आप उसमें एक बड़ा इवेंट भूल गए। उसमें उन्होंने कहा अगर गवर्नमेंट बात करेगी, तो उन्होंने कहा अगर बात करेगी, गवर्नमेंट बात करने को तैयार नहीं, जब कोई आएगा, जब कोई बताएगा, जब देखेंगे, अगर वो आएंगे तो हम बात करेंगे। मर रहे हैं हमसे बात करने के लिए। और हम जब इस सिचुएशन में आए थे तो हम फिर खेलते हैं और हम एंजॉय भी कर रहे हैं, हम रिलैक्स्ड भी हैं, हम खेल भी रहे हैं। इससे ज़बरदस्त सियासी मंजर क्या हो सकता है पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर कि इकॉनमी चल रही है, इमरान खान साहब मजबूत हो रहे हैं। और मैं आपके तवज्जो से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो मैं इनसे कभी रिक्वेस्ट नहीं करना चाहता था, इनकी शक्ल देखना चाहता हूँ, जैसे मेरा लीडर नहीं चाहता, कि आप इस्तीफे क्यों फरवरी मार्च तक ले गए? कल दें इस्तीफे, और अपने घरों में ना दें और मीडिया में ना दें, स्पीकर को दें। हम परसों मंजूर करेंगे। एक दूसरा, कुंडी साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, मेरे दोस्त भी हैं, पीपल्स पार्टी के बड़े इंपॉर्टेंट रहनुमा। उन्होंने कहा है हम जब जीतते हैं, इलेक्शन जीत के उसी दिन रेजिग्नेशन अपनी लीडर को सबमिट कर देते हैं। तो जब वो सबमिट किए हुए तो फिर क्यों मांग रहे हैं? तो टोपी ड्रामा बंद करें, ड्रामेबाजी बंद करें, आए घुटनों के बल चल के और बोलें कि जी एनआरओ से हटके हमसे कोई बात करो। एनआरओ की भी कॉम हम एक्सपोज कर चुके हैं कॉम के आगे। 38 नैब की शिकों में इन्होंने 34 की थी। वो पाकिस्तान की किस्मत बदलने की थी, अपने जाती केस बदलने के लिए। मजीद बात करते रहेंगे। और नाज़रीन, मेरे पास ये इस वक्त रिपोर्ट ये पेट्रोलियम कमीशन की, जो कि लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, चीफ जस्टिस कासिम खान साहब, उन्होंने नोटिस लिया था, फिर अहकामात दिए थे, कमीशन बना और फिर उन्होंने अहकामात दिए कि इस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। इस रिपोर्ट में जो चीज़ें आई हैं उस हवाले से आज वफाकी काबीना में बहुत सारे सवाल और जवाब भी हुए और गालिबन कुछ गिरफ्तारियों का भी हमारी इतलात है कि किसी वजीर ने मुतालबा किया था, लेकिन उस हवाले से कमीशन मजीद बना दिया गया, मिनिस्ट्रियल कमेटी बना दी गई। असद उमर साहब, डॉक्टर शीरी मजारी साहिबा और शफकत महमूद साहब की, क्या वो एक्शंस रिकमेंड करेंगे? हमारी इतलात ये है कि वहाँ पे मिनिस्टर फॉर मैरीटाइम अफेयर्स अली जैदी साहब, उन्होंने भी चंद सवालात किए थे और ये वही अली जैदी साहब हैं जिन्होंने फ्लोटिंग स्टोरेज का प्रपोजल दिया था और ये प्रपोजल जो है टर्न डाउन कर दिया था उमर अयूब साहब और नदीम बाबर साहब ने, और उन्होंने भी चंद सवालात किए। फिर मिनिस्टर फैसल वाडा साहब हैं, हमारे पास इतलात हैं कि इन्होंने भी चंद सवालात किए थे और काफ़ी क्रिटिकल सवालात थे जिनके भी जवाब नहीं आए, और कुछ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के हवाले से सवालात थे इनके, और एक्शंस के हवाले से भी सवालात थे। इससे पहले कि मिनिस्टर साहब, इतनी चीज़ें तो आप कंफर्म कर सकते हैं कि जो मैंने बयान की सही हैं? देखिए आशा साहब, मेरा कहना या अली जैदी का कहना है, किसी और का कहना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत में अपने ही प्राइम मिनिस्टरशिप के होते हुए अपने ही मिनिस्ट्री के अंदर एक बहरान के ऊपर इंक्वायरी इनिशिएट करवाई। उस इंक्वायरी को टेबल किया गया, उस पर हमें ब्रीफिंग मिली बहुत डिटेल्ड FIA से, और दूध का दूध पानी का पानी उसके अंदर हुआ। उसके अंदर कुछ रिकमेंडेशंस थी, उस रिकमेंडेशंस के अंदर मजीद और एक्शन क्या लिए जा सकते हैं उसके लिए कमेटी बनी है कि उसको प्रोब करके पढ़ के सब चीजें तो क्लियर है। लेकिन मिनिस्टर ने गिरफ्तारियों का भी सजेशन दिया था कि गिरफ्तार करें जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। देखिए अरशद साहब, कैबिनेट का तो मैं पाबंद हूं कि वहां की बात वहीं तक रहे, लेकिन मैं आपको ये बड़ा क्लैरिटी से कह सकता हूं कि गिरफ्तारी ऑपोजिशन की हो या गवर्नमेंट की हो, नलायकी चोरी के ऊपर जिसकी भी गर्दन जाती है, चाहे वो वजीर है, सफीर है, सदर है, सियासतदान है, ब्यूरोक्रेट है या कोई भी है, वो अक्रॉस द बोर्ड इमरान खान साहब के होते हुए। स्पेशल असिस्टेंट का जिक्र नहीं किया सर, हम उसको वजीर ही समझते हैं ना।
जब हम स्पेशल असिस्टेंट की बात करते हैं, वो तो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं होते किसी भी चीज के, वो तो आपको मशवरा देते हैं, आप सारा कुछ करते हैं और रिस्पॉन्सिबल आप लोग होते हैं। स्पेशल असिस्टेंट तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। आप कॉन्ट्रडिक्ट करना यकीनन चाह रहे हैं, जिस तरह से आपने सर पे हाथ रखा है, तो मैं आप ही के एक स्पेशल असिस्टेंट की बात आपको सुना ताकि आप अलर्ट रहिएगा। वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते मिनिस्टर साहब, आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नदीम बाबर साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, मेरा काम तो सिर्फ मशवरा देना है। और करता कौन है? फैसल वाडा साहब करते हैं, वफाकी काबीना करती है, प्राइम मिनिस्टर साहब करते हैं, और मैं तो रिस्पॉन्सिबल नहीं हूंगा। अगर कल कलाम को कुछ होता है तो ये रिस्पॉन्सिबल होंगे। जैसे इस कमीशन रिपोर्ट में सामने आया कि हालांकि उन्होंने, मेरे पास 8 जून के मिनट्स हैं, उमर अयूब साहब और नदीम बाबर साहब उस मीटिंग में बैठे थे जब 15 दिन का इन्होंने प्राइसिंग फार्मूले पे एग्री किया ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के कहने पे, लेकिन उनका क्योंकि साइन नहीं होता तो फंसेगा कौन? फंसेगा सेक्रेटरी पेट्रोलियम, फंसेगा डीजी ऑयल। तो जो पॉलिटिकल बॉसेज हैं उनके, और खास तौर पे SAPM ऑन पेट्रोलियम, वो तो कहीं भी नहीं आएंगे। हालांकि सबसे एक्सपर्ट हैं, मेरी इतलात ये कि आज जो 3 मेंबर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनी है उसमें भी एक और वफाकी वजीर इन SAPM साहब की लॉबी करने आ गए, और एक वफाकी वजीर जो उस 3 मेंबर कमेटी के हिस्से हैं कि नदीम बाबर की असिस्टेंस ले लीजिएगा, वो आपको मामलात काफ़ी सारे इसके समझाएंगे। तो ये तो नाज़रीन मामलात हैं। और जो मैंने बात यहाँ से शुरू की थी कि रिस्पॉन्सिबल फैसल वाडा साहब और इनके दीगर मिनिस्ट्रियल कुलीग्स हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं, आइए देखते हैं। मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है, कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है, मैं सिर्फ एडवाइस देता हूँ। कभी मेरी एडवाइस एक्सेप्ट होती है, कभी मेरी एडवाइस नहीं एक्सेप्ट होती। एडवाइज़र का मकसद ये होता है, मतलब ये होता है कि जो एडवाइस प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर साहब मेरे से पूछें, मैं उसका अपनी दानिश के मुताबिक जो भी बेहतर समझता हूँ उन्हें जवाब देता हूँ। ये इनकी मर्जी है। और बेशुमार केसेस ऐसे हैं कि मैंने कुछ एडवाइस किया और प्राइम मिनिस्टर ने या कैबिनेट ने कहा कि नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। उसमें कोई इसमें मसला नहीं है। मर्जी तो प्राइम मिनिस्टर की है, मर्जी तो काबीना की है, रिस्पॉन्सिबल तो आप लोग हैं। बात तो वो वैसे सही कह रहे हैं, ऐसा ही है ना? देखिए अरशद साहब, मैं स्पेसिफिक नदीम बाबर साहब का तो जवाब नहीं दूंगा, लेकिन मैं इन जनरल ये आपको जवाब दूंगा कि कई दफ़ा लोग बहुत नादान होते हैं। वो समझते हैं कि जो अनाड़ी हैं वो अनाड़ी हैं और खिलाड़ी वो हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि एक्चुअली अनाड़ी जब खिलाड़ी बन जाता है ना तो वो फिर सबसे आगे निकल जाता है। तो हम शायद प्रॉब्ली अनाड़ी समझे जाते हों जगह के ऊपर, लेकिन हम भी अपनी जगहों के ऊपर बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और हम अपना होमवर्क सिर्फ सजेशंस पे और एडवाइस पे वो नहीं तो रखते। आज जो मेरे पास इतलात हैं काबीना की, उसमें वाकई आपने अनाड़ी जिसने ऐसे छक्के लगाए कि जो एक्सपर्ट थे वो चुप के चुप रह गए और दंग के दंग रह गए कि ये इन्फॉर्मेशन आपके पास कैसे ही। मुझे लगता है आपने रिपोर्ट पढ़ी थी इस हवाले से, क्योंकि रिपोर्ट के एक पैराग्राफ में बड़ा वाज़ेह जिक्र है कि समुंदर के ऊपर 7 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने अपने जहाज खड़े रखे और जब 26 जून को इन्होंने प्राइसेस बढ़ाई तो उसके 3 दिन बाद 29 जून को वो जहाज पाकिस्तान अंदर लिया और 15 दिन पहले का वो जहाज आके खड़ा हुआ था और इससे इन 7 ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने 2 अरब रुपए का फायदा उठाया। और आपका सवाल भी इसी हवाले से था। आप पाबंद तो नहीं है बताने के हाँ या ना में, तो आप जवाब दे सकते हैं। मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूं कि इसमें वजीर हो, SAPM हो, एडवाइजर हो, ब्यूरोक्रेट हो, किसी का बाप हो, फंदा जिसने गलती की, जिसने चोरी की, वो काबीना में कोई बड़ा नहीं है जिसको इमरान खान साहब छोड़ देंगे। ये मैं आपको बड़ी क्लैरिटी और ये तो यकीन हो गया ना कि चोरी हुई है बड़े लेवल पे। सर देखें, मेरा अपना ख्याल है कि ये ज्यादा मुनासिब होगा कि कमेटी अपने एक्शंस और ऐड करवा दे उसके अंदर और फिर हम प्रोग्राम करें। अच्छा नाज़रीन, मैं इससे पहले के मिनिस्टर साहब से मजीद हूँ, इस मिशन रिपोर्ट ने जो बताया है वो ये कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल को 7 अरब रुपए का नुकसान हुआ। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने 7 अरब रुपए का प्रॉफिट, तकरीबन 7.5 अरब रुपए का प्रॉफिट कमाया। और जो स्मगलिंग हो रही है ईरान बॉर्डर के जरिए, सिर्फ लैंड रूट के जरिए, वो तकरीबन 250 अरब की है। और जो 250 अरब की है ये सिर्फ 20% एस्टिमेट है और ये पूरा नहीं है। इससे पहले कि मैं नाज़रीन ब्रेक पे जाऊं, आपको सिर्फ ये चीजें दिखाते हैं कि अल्लाह के करम से जो चीजें हमने आपको बताई थी, जो सवालात आए थे इस कमीशन इंक्वायरी रिपोर्ट में, अबू बकर खुदाबख्श साहब जो इस कमेटी को हेड करते और दीगर मैं, उन्हें सारी चीजें कंफर्म की और मजीद भी ऐसी चीजें निकाल के लाए हैं कि इससे ऑयल और पेट्रोलियम सेक्टर रिफॉर्म हो सकता है। मजीद क्या चीजें वो भी दिखाएंगे, लेकिन हमने क्या चीजें पॉइंट आउट की थी, आइए एक झलक देखते हैं। 30 मार्च को एक खत लिखा मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी की तरफ से। दूसरे पैराग्राफ में फिर एक फैसला यहां पे किया गया और इस फैसले में यह कहा गया कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं और रिफाइनरीज हैं, इनको यह हुक्म दिया जाता है कि वो अपनी जो प्लान्ड कार्गोज हैं, जो अप्रैल 2020 के बाद से जो कार्गोज आनी थी, ऑयल की सप्लाईज आनी थी, उनके ऑर्डर्स को
कैंसिल कर दें। कैंसिल किस वजह से करें? सो दैट रिफाइनरीज, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनीज may be kept operational at an adequate level। यानी कि रिफाइनरीज को बचाने के लिए आपने इंपोर्ट ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए। दिस वाज ड्यूरिंग द टाइम व्हेन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वर ट्रेडिंग एट देयर लोएस्ट इन देयर इंटरनेशनल मार्केट। साथ ही एक और भी इन्होंने खत लिखा और उसके पैराग्राफ 10 में थोड़ी तफसील से ये बात बताई कि जनाब जो कंप्लीट ब्लैंकेट बैन आपने इंपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे लगाया था वो सडनली लगाया था आपने। 25 मार्च का मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पेट्रोलियम डिवीजन का जो खत है जिसमें कहा गया कि अप्रैल 2020 ऑनवर्ड्स आप इन इंपोर्ट्स बंद कर दें। उस वक्त 21 दिन का स्टॉक तमाम जगह पे मौजूद था। मुख्तलिफ ये मतलब रिकॉर्ड से देखना पड़ेगा। रिकॉर्ड मैंने जो चेक किए और जो ऑगरा कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि 21 दिन का स्टॉक नहीं था। और इस पे जो पीएसओ का लेटर है वो जो इन्वेंट्री दे रहा है, किसी के पास 6 दिन का स्टॉक है, किसी के पास 7 दिन का है। ये आपको रिसेंटली जो लेटर लिखा गया है जिसकी कॉपी हमारे पास भी पहुंच गई है, उसके पैराग्राफ 5 में ये लेटर 10 जून का है, बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि अभी तक मेरे पास नहीं आया। आज 11 है, ये 10 ये अभी तक मेरे पास। शॉर्टेज कैसे होगी सर? शॉर्टेज इसलिए हुई अरशद साहब, एक माफिया है, उन्होंने देखा। पूरी इंडस्ट्री को आप माफिया कहते हैं, लेकिन जब आप पीछे जाके देखते हैं तो डिसीजंस आपका डीजी ऑयल ले रहा है। आपको कुछ दस्तावेजात के ट्रेल से बताएंगे कि किस तरह से जो तेल की कीमतें बढ़ी हैं, इसमें किरदार किस किस का शामिल है। 20 मार्च से शुरू होती हुई ये कहानी जून में इजाफे तक पहुंची किस तरह से? क्या फैसला इस तरह भी किया गया कि जनाब जो कंज्यूमर है यानी आपके जो इंटरेस्ट हैं, जो आवाम का इंटरेस्ट है, उसके मुकाबले में रिफाइनरीज और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के मुफादात को डिफेंड करने की कोशिश की गई। दिस समरी वाज अप्रूव्ड ऑन 27 मार्च बाय कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी विदाउट ऑगरा's पार्टिसिपेशन कमेंट्स। बेस्ड ऑन कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी डिसीजन, ऑपरेशन ऑफ 3 रिफाइनरीज वाज स्टॉप्ड while imports were already banned, thereby curtailing countries' supply sources। जब दुनिया में सस्ता तरीन तेल था, हमने कितने सस्ते तरीन ऑर्डर्स बुक किए? पीएसओ ने जो पिछले महीने की खरीदारी की होती है उसकी एवरेज लेके वो प्राइस बनती है अगले महीने। सस्ता तरीन आपने जो ऑर्डर बुक किया, कोई एक मुझे बता दें कि जी ये हमने सस्ता तरीन किया, $2 बैरल पे हमने किया, 3 पे किया। पीएसओ का मेरा ख्याल है सस्ता तरीन जो था वो $11 या $12 के करीब। तो मेरी इत्तलात के मुताबिक 24 अप्रैल को जब $8.6 बैरल था वो बुक किया गया था, तो हमने मिनिमम भी 8 पे किया, जबकि चीन और हिंदुस्तान, इंडिया ने 5000 करोड़, इंडियन करेंसी 5000 करोड़ बाय फिलिंग स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व ड्यूरिंग लॉकडाउन। चाइना स्टॉक पाइल्स क्रूड एज प्राइसेस कोलैप्स। मिनिस्टर साहब, जो हमने इस क्राइसिस पे पहला प्रोग्राम किया था आप उसमें शरीक थे। जितनी अभी हमने आपको ग्लिम्स दिखाई है, ये सारी चीजें रिपोर्ट में भी आई हैं, इसमें चंद सवालात आज काबीना में भी रेज हुए। देखिए अर्शद साहब, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि आप एक बड़े ज़बरदस्त महानाज कनेक्टेड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और आपकी प्रेडिक्शंस या आपका होमवर्क कमोपेश वही आया है जो इस रिपोर्ट का हिस्सा है, इसमें कोई डिनायल नहीं होना चाहिए। और काबीना में भी चंद सवालात। सर मेरे ख्याल से काबीना की बात काबीना तक रहने दे तो मैं चले। नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद खिदमत में हाजिर होते हैं और चंद चौंका देने वाले हकायक जो इस रिपोर्ट में आए। आज भी तेल की कीमतें बढ़ी हैं और इस रिपोर्ट में तेल की कीमतें बढ़ने के हवाले से क्या मेंशन है, आपकी जेब से 3 गुना पैसे कैसे निकलवाए जा रहे हैं, एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कई दफ़ा ये कह भी चुके हैं कि वो आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं, गरीब आदमी को रिलीफ देना चाहते हैं, लेकिन ऐसी ऐसी कार्रवाइयाँ डाली जाती हैं कि जो उनकी विजन है उसे अंदर से बैठ के ही ऐसे सैबोटाज किया जाता है कि आप हैरान रह जाएंगे। एक इसी रिपोर्ट को जब आप पढ़ते हैं, कमीशन की रिपोर्ट को, इसके सफ़ा नंबर 29 पे बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी हुकूमत लगाती है और पिछली हुकूमतें भी लगाती रही, लेकिन 2018 तक 2019 तक ये 10 रुपए फी लीटर से कम रही है। हमेशा 10 रुपए फी लीटर से कभी ज्यादा नहीं बढ़ी और मैक्सिमम कैपिंग इसकी है 30 रुपए फी लीटर। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पेट्रोलियम डिवीजन ने बाकायदा तौर पे इसे 300% बढ़ा दिया, 300% बढ़ा दिया। ये ग्राफ आपके सामने, रिपोर्ट आपके सामने, शोइंग एन इंक्रीज ऑफ 300%। तो ये वजीर आजम की विजन को आवाम के रिलीफ देने की अंदर से बैठ के पीडीएल इतना बढ़ा के क्यों सैबोटाज किया गया, क्या वजीर आजम इसका भी जवाब लेंगे। आज भी पेट्रोल की कीमतें नाज़रीन बढ़ी और इसी कमीशन की रिपोर्ट के जब आप सफ़ा नंबर 30 पे देखते हैं तो इसमें बड़े वाज़ेह अल्फाज में बताया गया है कि जो मिसाल दी गई है यहाँ पे वो मई 2020 की दी गई है
कि उस वक्त जब PSO ने पेट्रोल मंगवाया तो जो उनको कॉस्ट पर लीटर पड़ी वो पड़ी 23.99 पैसे, यानी कि तकरीबन 24 रुपए 23.99 पैसे फी लीटर PSO को मई 2020 में वो प्राइस पड़ी। लेकिन जब आप तक ये प्राइस पहुंची, आपने अपनी जेब से मई 2020 में कितने दिए? 74.52 पैसे। और इसमें क्या क्या शामिल हुआ? इसमें 23.99 रुपए एक्स रिफाइनरी कॉस्ट शामिल की गई, इनलैंड इक्वलाइजेशन मार्जिन, इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन 3.19 रुपए वो शामिल किया गया, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का मार्जिन 2 रुपए 81 पैसे, डीलर मार्जिन 3 रुपए 70 पैसे, पेट्रोलियम लेवी 30 रुपए, उसके बाद सेल्स टैक्स 10.83। तो 23 रुपए की जो चीज थी वो आपको 1 लीटर तेल 74 रुपए का पड़ा। इस हवाले से मजीद भी इसमें काफी सारी चीजें हैं कि मसलन एक वेटनरी डॉक्टर, और वेटनरी डॉक्टर बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे रूल्स में उनकी प्रोविजन नहीं थी, उन्हें DG ऑयल लगाया गया। मिनिस्टर साहब, ये अंदर से बैठ के वजीर आजम के विजन को सैबोटाज हो रहा है, अभी भी ये काम ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए अर्शद साहब, आपको ये अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि इमरान खान साहब अपनी हुकूमत में अपने ही दौर में इंक्वायरी करा के ये जो 65 साल से तरीक़ेकार था उसके रिफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं, तो उनको अप्रिशिएट करने की जरूरत है। इसी कौम के इसी वज़ीर आज़म ने अपनी हुकूमत में अपनी चीज़ों के ऊपर इंक्वायरीज की और पब्लिक करने जा रहे हैं, और की भी हैं बहुत सारी। नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखें, आप बहुत सारे टेक्निकल सवाल कर रहे हैं, मैं पानी का वज़ीर हूँ, बेहतर और मुनासिब ये होगा कि आप इतनी टेक्निकल चीज़ों के अंदर उमर अयूब साहब को अपना प्लेटफॉर्म दें या नदीम बाबर साहब को दें, तो वो आके आपको बतौर एक फेडरल मिनिस्टर मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, और हम उमर अयूब साहब को और नदीम बाबर साहब को इनवाइट करते हैं कि कल हमारे प्रोग्राम में आएँ और आके हमारे सवालात का इस कमीशन रिपोर्ट की मौजूदगी में जो भी इसमें फाइंडिंग्स आई हैं और अपने डिसीजंस को आके यहाँ पे जस्टिफाई करें। और आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी कह दीजिएगा और वज़ीर आज़म से भी कहें कि उन्हें कहें कि खुद आके जवाब देंगे। फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि वो पानी के वज़ीर हैं, तो रेलिवेंट वज़रा को आके जवाब देने चाहिए। लेकिन ये वाली रिपोर्ट आज बाकायदा तौर पर इम्प्लीकेट कर रही है कि कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही बैठ के लोग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की विजन को सैबोटाज कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर फैसल वाडा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन इतना इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।